फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका नया साल बहुत अच्छे से बीता होगा। आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे और इस नए साल की 2025 में आपकी ये पहली क्लास है और आप लोग इस नए साल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जो भी टारगेट रखे हों आप लोग, जो कोई जिस भी सोशियोलॉजी से यानी कि समाजशास्त्र विषय से मैं आप सभी की तैयारी कराता हूँ, तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से आप जिस भी एग्ज़ाम या परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी यानी प्रवक्ता का हो, जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय केवीएस एनबीएस नवोदय विद्यालय, यूपीएससी यूपीपीएससी यूपीपीजीटी के हों, एमपी सेट के हों, दिल्ली ट्रिपल एसबी के हों, राजस्थान के हों, बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, किसी भी ऐसे स्टेट से हों, आप अगर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं समाजशास्त्र विषय से, तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी और इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि ये क्लास आप लोगों को आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी सहयोगी साबित होगा। क्योंकि इस क्लास में मैं जो आपको प्रश्न उत्तर लेकर आता हूँ या जो टॉपिक लेकर आप सभी के लिए आता हूँ, ये सब टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परीक्षाओं में यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस परीक्षा के दृष्टि से ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए, मिस ना किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, 2025 में आप सभी को पॉजिटिव रिजल्ट मिले, आप सभी को सफलता मिले, मेरी यही शुभकामनाएं हैं नए साल में आप सभी को। तो फ्रेंड्स, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का क्लास में क्या है। और आप लोग इस क्लास को मिस ना कीजिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न उत्तर आपका आने वाली परीक्षाओं में सहयोग करेगा। तो आप लोग क्लास तो बराबर देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं क्लास पहली बार देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो उस चैनल को ये चैनल जो है आप सभी के लिए है। तो आप लोग जो नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या है ना, तो यहाँ से जो भी क्लास लगेगी आप सभी को पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और क्लास को शेयर कर दीजिए, शेयर कर देंगे तो आपके नए मित्रों को भी इस क्लास का जो है तक पहुँच जाएगा ये क्लास। तो इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट उनको भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस लिहाज से आप लोग इस क्लास को लाइक भी कर दीजिए करिए, क्योंकि अगर आप लाइक कर देते हैं तो आपके एक लाइक से तो हमें ताकत तो मिलती ही है कि आप लोग क्लास को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी सहयोगी साबित हो रहा। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्लास शुरू करने से पहले कापी और पेन लेकर बैठ जाइए और चैनल को शेयर करते हुए चलिए। आइए देखते हैं आज आप सभी का क्लास में प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी सभी बातें इसमें बता देता हूँ, लिख भी देता हूँ, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो ये क्लास किस लिए है। तो ये देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये क्लास आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला व्याख्यात्मक है, यानी कि ये ऑनलाइन नहीं है। यहाँ में जो ज़रूरी होता है व्याख्यात्मक भी करा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये सोशियोलॉजी से है, ठीक है। जो सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए है, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी जीआईसी, ये जो भी एग्ज़ाम है परीक्षा समाजशास्त्र विषय है। आप लोग किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, उत्तराखंड, हरियाणा, ठीक है, यूपी से हो, बिहार से हो, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये हमारे लिए नहीं। ये क्लास आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आप इतना ध्यान दीजिए, इतना केवल ध्यान रखिए कि आप लोग का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है जिस भी परीक्षा में, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को बेफिक्र होकर देखिए और इस क्लास का आप लोग फ़ायदा उठाइए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए इस क्लास में। ये प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा कि निम्नलिखित विद्वानों और प्रतिपादकों में कौन सा एक असत्य बता रहा है, पहचान कर सही विकल्प चुने। ये प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा द्वंद्वात्मक उपागम डीपी मुखर्जी को बता रहा है। ये ऑप्शन बी कह रहा प्रकारात्मक उपागम एससी दुबे को बता रहा। ऑप्शन सी कह रहा भारतीय विद्या उपागम मैक्स वेबर का बता रहा। ऑप्शन डी बता रहा सभ्यतात्मक उपागम इनके
बोस यानी निर्मल कुमार बोस का बता रहा। तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर गलत तो आप लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्रश्न आपका बार बार पूछा जा चुका है जी, ठीक है। चाहे आपका यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न नंबर 1 जो मैं आप सभी को करा रहा हूँ। तो इसका आंसर आपका नोट करके रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय विद्या उपागम। ये ऑप्शन सी जो है आपका भारतीय विद्या उपागम, ये मैक्स वेबर महोदय का नहीं है, ठीक है। आप लोग नोट करके फिर ये मैक्स वेबर का अगर नहीं है भारतीय विद्या उपागम, ये मैक्स वेबर का नहीं है, फिर ये किसका है? तो ये आप लोग नोट करते चलिए, ये आपका जीएस घुरिये महोदय का है, यानी गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय का है ये जीएस घुरिये, ठीक है। आप लोग नोट करके चलिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें तो कुछ है नहीं आपको विस्तार करने का, आप लोग गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय के जान ही रहे हैं, इन्हीं का है भारतीय विद्या उपागम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 आप सभी के क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 2। ये प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय समाज के बारे में यह विचारधारा किसकी है कि, भारतीय समाज के बारे में यह विचारधारा किसकी है कि राज्य व्यवस्था एक प्रमुख परंपरा में निरपेक्ष मूल्य की दृष्टि से अपेक्षाकृत स्वायत्त है, ठीक है। तो ये किसकी विचारधारा है? तो ऑप्शन ए करा एम.एन. श्रीनिवास का, ऑप्शन बी करा लुई डूमा महोदय, ऑप्शन सी करा मैकी मैरियट महोदय, ऑप्शन डी करा पी कोलेंडा महोदय। प्रश्न उत्तर नंबर 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 2 का आंसर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट करिए ऑप्शन बी क्या है, ये लुई डूमा महोदय हैं, ठीक है। लुई डूमा महोदय हैं जो ये आपका प्रश्न कह रहा है कि भारतीय समाज के बारे में यह विचारधारा किसकी है कि राज्य व्यवस्था एक प्रमुख परंपरा में निरपेक्ष मूल्य की दृष्टि से अपेक्षाकृत स्वायत्त है। तो ये आपका लुई डूमा महोदय का है, ठीक है। क्योंकि आपके लुई डूमा महोदय एक फ्रांसीसी मानवशास्त्री एवं समाजशास्त्री रहे हैं, ठीक है। ये विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं आपके लुई डूमा महोदय, ठीक है। क्योंकि ये 1911 में इनका जन्म हुआ था और डूमा जो है भारत के समाजशास्त्र के में जो है भारत के समाजशास्त्र में बहुत यानी कि विशेष रूप से रुचि रखते थे, इसलिए इन्हें भारतीय परंपरा के अध्ययन के रूप में बल देने वाले विद्वानों की अग्रणी श्रेणी में रखा जाता है, अग्रणी श्रेणी का विद्वान माना जाता है। और लुई डूमा भारतीय जाति संस्करण को अपने विश्लेषण यानी कंट्रीब्यूशंस टू इंडियन सोशियोलॉजी नामक पत्रिका के संस्थापक के लिए विशेषता जाने जाते हैं। डूमा भारतीय जाति संस्करण को अपने विश्लेषण कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी नामक पत्रिका के संस्थापक के लिए विशेषता जाने जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और भारतीय जाति व्यवस्था के अतिरिक्त जो है जो लुई डूमा हैं भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विशेष रुचि रखते हैं, ठीक है। तो इसका प्रश्न नंबर 2 का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। लुई डूमा एक मानव शास्त्री रहे हैं फ्रांसीसी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या, प्रश्न नंबर 2 उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा अच्छे से फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 3 आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए 6 दशाएं बताई है? कितनी दशाएं? 6 दशाएं बताई है। दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है टॉम बोटोमोर, ऑप्शन बी कह रहा किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी कह रहा आर बेनेडिक्ट, ऑप्शन डी कह रहा जी मॉडल। तो इसका प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग फटाफट बताइए जो है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, जी मिर्डाल महोदय हैं, ठीक है। नोट करके रखिएगा, जी मिर्डाल महोदय ये दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए 6 दशाएं इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो ये आपका एशियन ड्रामा जो आपके जी मर्डार हैं सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए, एशियन ड्रामा जिनकी
उदाहरण आई, इनकी बुक आई, क्या समाजशास्त्री जिमीदार ने एशियन ड्रामा की जो इनकी कृत है जो दक्षिण एशियाई समाजों के अधोमुखी गतिशीलता के लिए 6 दशाएं बताए हैं। तो एशियन ड्रामा आप लोग नोट करके, एक बार पुस्तक जो एशियन ड्रामा है बार बार पूछा जाता है किसकी है, जिमीदार महोदय का है, नोट करके रखिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्तर नंबर 4 कह रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये कथन कारण का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, ये आपका कथन कारण का, ध्यान दीजिएगा। ये कथन ए देखिए क्या कह रहा है, कथन ए आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा भारत में आधुनिकीकरण एक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है जिसमें परंपरागत भूमिका संरचनाएं आधुनिक भूमिका संरचनाओं के समक्ष झुक रही है, ठीक है। कथन ये कह रहा कि भारत में आधुनिकीकरण एक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है जिसमें परंपरागत भूमिका संरचनाएं आधुनिक भूमिका संरचनाओं के समक्ष झुक रही है, ये आपका कथन ए कह रहा। और कारण आर क्या कह रहा है, इसका कारण, तभी तो उत्तर निकलेगा ना जब कथन और कारण में दोनों का जब आप जो है मिलान करेंगे, ठीक है। तो कारण आर आपका कह रहा है प्रश्न नंबर 4 का कि भारत में लोग आधुनिकता के स्थान पर परंपरागत सुस्पष्ट मूल्यों को प्रायः सुरक्षित रखते हैं। ये तो सही है कि भारत में लोग आधुनिकता के स्थान पर परंपरागत सुस्पष्ट मूल्यों को लोग सुरक्षित रखते हैं। तो ये कह रहा है कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट क्या है आप लोग ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्तर नंबर 4 का, ठीक है। तो इसमें जो आपका देखिए ना, कह रहा है कि कथन भारत में आधुनिकीकरण एक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है जिसमें परंपरागत भूमिका संरचनाएं आधुनिक भूमिका संरचनाएं को समझ झुक जाती है, ये भी सही आपका है। और आर कह रहा है भारत में, यानी कारण आर ये आपका, भारत में कह रहा है लोग आधुनिकता के स्थान पर परंपरागत सुस्पष्ट मूल्यों को प्रयास सुरक्षित रखते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन ये प्रयास सुरक्षित लगते हैं, लेकिन भारत में आधुनिकीकरण प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है जिसमें परंपरागत भूमिका संचार आधुनिक भूमिका को समझ झुक रही है, ये तो सही है, लेकिन व्याख्या कहाँ कर रही, इसलिए ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें कहाँ है, ये ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ये तो व्याख्या है, ये तो होगा नहीं, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस हिसाब से इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट करते हुए चलिएगा आप लोग, ठीक है, ऑप्शन बी। बाकी आपका ये जो ऑप्शन सी है आप लोग जान ही गए, ये सही परंतु आर गलत, तो ये है नहीं, डी ए आर सही परंतु ये गलत, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आप देख ही लीजिए खुद है ना, आधुनिकीकरण राजनीतिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक विकास की एक ऐसी मिलीजुली पारस्परिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऐतिहासिकता तथा समकालीन अविकसित समाज अपने आप को विकसित करने में संलग्न है, मतलब लगे हुए हैं, जो है जो अविकसित समाज अपने आप को विकसित करने में लगे हैं ना। तो जहाँ कहीं और कभी भी किसी संदर्भ में जब उत्पत्ति का मूल आत्मा तार्किक वैज्ञानिकता की भावना तथा परिष्कृत तकनीकी से जुड़ी रहती है, मतलब तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ते हैं, तो उसमें फिर कहाँ ये आपका प्राचीन वाला लगेगा ना, आधुनिकता के परंपरागत चीज़ें कहाँ उसमें रह जाएगी, जब आधुनिकता परंपरागत चीज़ें तो समाप्त अपने आप हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो यार दोनों सही है परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करती है, क्योंकि मूल व्यवस्था प्रणालियों और आदर्श नियमों और संरचना का एक पुंज है जो कि प्रासंगिकता से भिन्न होता है ना ये। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न नंबर क्या कह रहा है आप सब, क्योंकि सभी प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है अभी जो मैं करा रहा हूँ और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो और पीजीटी जो कर रहे हैं तो उनको तो प्रश्न मिल ही रहा है यहाँ से, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये निम्नलिखित में से यह निष्कर्ष कह रहा है, निम्नलिखित में से यह निष्कर्ष किसका है कि प्रमाण समाज में सामाजिक विशेषताएं संचयी विषमताओं से बिखरी विषमताओं में रूपांतरित हो गई है। अच्छा, किसका प्रमाण है, कह रहा कि समाज में सामाजिक विशेषताएं संचयी विशेष जो है
संचयी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से संचयी विषमताओं से बिखरी विषमताओं में रूपांतरित हो गई है। ठीक है, तो आपका एम.एन. श्रीनिवास महोदय कह रहे हैं ये, आपका ऑप्शन बी कह रहा है एफ.जी. बेली महोदय, ऑप्शन सी कह रहा आंद्रे बेंतई महोदय, ऑप्शन डी कह रहा योगेंद्र सिंह महोदय। तो प्रश्न नंबर 5 किसका है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? आंद्रे बेंतई महोदय, जो आपके आंद्रे बेंते महोदय है ना, ये इन्हीं का है। ठीक है, तो इसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि आंद्रे बेंते का कहना कि ग्रामीण समाज में सामाजिक जो विषमताएं और संचयी विषमताओं से बिखरी विषमताओं में रूपांतरित हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे आंद्रे बेंते वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न उत्तर नंबर 6 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न उत्तर नंबर 6 आपका, ये प्रश्न उत्तर नंबर 6 आप लोग आइए ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा कि आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण है? प्रश्न नंबर 6 कह रहा कि आपके अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा भूमि वितरण प्रणाली, ऑप्शन बी कह रहा नगर प्रवास, ऑप्शन सी कह रहा समय बदलने के साथ मूल्यों में परिवर्तन, ऑप्शन डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न जो है 6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे ही होंगे और क्लास को भी शेयर कर दिए होंगे आप लोग जो है, और लाइक भी कर दिए होंगे। जो लोग लाइक नहीं किए हों तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक हमारी ताकत है फ्रेंड्स, आप लोग जान ही रहे हैं। तो ये जो समय के बदलने के साथ मूल्यों में परिवर्तन अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारण होता है, क्योंकि समय के बदलने के साथ मूल्यों में परिवर्तन के अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण है। क्योंकि मूल्यों में जो मूल्य है वे सांस्कृतिक अथवा व्यक्तिगत धारणाएं अथवा आदर्श हैं। जो मूल्य यही ना सांस्कृतिक व्यक्तिगत धारणा रूप आदर्श के रूप में देखे जाए, जिसके द्वारा वस्तुओं व घटनाओं को एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है या की जा सकती है, और उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकता है या किया जाता है। तो सापेक्षिक रूप से यह देखा जा सकता है कि जो वांछित अथवा अवांछित, अच्छा या बुरा जो होता है, ये अधिक ठीक है या कम ठीक है। मूल्य का लक्ष्य जो उद्देश्य है, जिसके प्रति एक व्यक्ति या संपूर्ण समाज के व्यवहार को निर्देशित किया जा सकता है। तो ये उसी हिसाब से कौन सा अंतर पीढ़ी का संघर्ष का कारण है, तो समय बदलने के साथ मूल्यों में परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग प्रश्न नंबर 6 भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। ये यूजीसी नेट जेआरएफ में प्रश्न पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा 2016 में। ठीक है, जुलाई वाले एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है प्रश्न नंबर 6। ये प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा, देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 7 आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा जेंडर सामाजिक रूप से रचित है जबकि सेक्स जैविक रूप से प्रदत्त है, यह कथन किसका हो सकता है? ये देखिए ना, कह रहा जेंडर सामाजिक रूप से रचित है जबकि सेक्स जैविक रूप से प्रदत्त है, यह कथन किसका है? कथन तो सही है एकदम। आप लोग ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए कह रहा नारीवाद की पहली लहर, ऑप्शन बी कह रहा नारीवाद की दूसरी लहर, ऑप्शन सी कह रहा प्रकारवाद का अभ्युदय, क्या कह रहा ऑप्शन सी प्रकारवाद का अभ्युदय, ऑप्शन डी कह रहा भूमंडलीकरण का प्रभाव। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन बी देखिए नारीवाद की दूसरी लहर की बात जो हो रही है। आप नारीवाद के बारे में मैंने पिछले क्लास में पहली लहर दूसरी लहर के बारे में अच्छे से विस्तार पूर्वक नारीवाद के बारे में बता रखा है। क्योंकि जेंडर सामाजिक रूप से रचित है जबकि सेक्स जैविक रूप से प्रदत्त है, सही बात है। यह कथन नारीवाद की दूसरी लहर को कहा जा सकता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आप समझ गए होंगे ना, क्योंकि उसमें कुछ है भी नहीं, जेंडर के बारे में आप जान ही रहे हैं। ठीक है, और प्रश्न नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए। ये कह रहा है सन 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी तो 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही प्रश्न पूछा जाएगा ना। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा 68
6800 मिलियन, ये देखिए 6800 मिलियन कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है 65.49 मिलियन, ऑप्शन सी कह रहा है 59.31 मिलियन, ऑप्शन डी कह रहा है 170 मिलियन, ठीक है। यानी कि ये 65 ऑप्शन बी है 65.49 मिलियन, ऑप्शन सी है 59.31 मिलियन, ठीक है। और ऑप्शन डी है 170 मिलियन, ऑप्शन ए है 6800 मिलियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का, आप लोग बताइए। ये तो आप लोग 2011 की जनगणना उनका जो पढ़ा होगा इसी का जो है आंसर सही बता पाएगा, नहीं तो ये तुक्का मारने में तो ज़्यादा संभावना आपका आंसर गलत होगा। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है ये ध्यान दीजिए, ऑप्शन बी आपका है 65.49 मिलियन जो है ये क्या है आपका 2011 जनगणना के अनुसार भारत में मलिन बस्तियों में रहने वालों लोगों की संख्या है, ठीक है। अब तो जनगणना हुई नहीं इधर 2011 के बाद, अब होगी तो काफ़ी संख्या देखिए बढ़ी है कि घटी है। विकास तो बहुत हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि विकास हो रहा, प्रगति कर रहा भारत जो है, लेकिन अब मलिन बस्तियों का आप हाल देखिएगा, घटा है बढ़ा है, आप आंकड़ा लगा लीजिएगा, ठीक है। तो कागजी जब आंकड़ा आ जाएगा, अभी तो आप लोग बड़े शहरों में जाते होंगे, बड़े सिटियों में हर जगह आपको मलिन बस्तियाँ देखने को मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि आप देखे होंगे ये 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ, ये देखिए आपका जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र मलिन बस्तियों की संख्या में सबसे अधिक पहले नंबर पे है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पश्चिम बंगाल और चौथे पे तमिलनाडु, पाँचवें पे आपका वो चौथे पे उत्तर प्रदेश आपका मलिन बस्तियों में सबसे अधिक रहने वाली सबसे यूपी, जो यूपी से लोग हैं ध्यान दें उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और पाँचवें पे तमिलनाडु है। ये 2011 जनगणना के अनुसार है मलिन बस्तियों में जो रहने वाले लोगों की संख्या 65.49 मिलियन पाई जाती है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, प्रश्न उत्तर नंबर 8 भी आप। प्रश्न नंबर 9 आइए आपका देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है आपका किस प्रकार के विकास ने भारत में अधिकतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया है। ये प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किस प्रकार के विकास ने भारत में अधिकतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा खान के कारण, ऑप्शन बी कह रहा बांध के कारण। ये खान मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कोयला खान खदान वगैरह की बात हो रहा है, ठीक है। ये बांध मतलब जो बांध वगैरह बनाए जाते हैं नदियों पे, ठीक है, पहाड़ों पे, ठीक है, उसकी बात हो रही। ऑप्शन सी कर रहा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रही, वनों की बात कर रही, औद्योगिक विकास की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर किस प्रकार के विकास ने भारत में अधिकतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर किया है। प्रश्न नंबर 9 यही कह रहा है, तो इसका आंसर अब तो आप बता ही देंगे, मैंने आपको हिंट दे ही दिया। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बांध। जो बांध बनाए गए हैं आप जान रहे हैं, जब जैसे बांध बना दिए जाते हैं नदियों पे, तो क्या होता है ना, जब नदियों बांध बना दिया जाता है जहाँ पे, तो वहाँ का पानी एक ही विशेष क्षेत्र में फैल जाता है, तो वहाँ पे जो है लोगों को विस्थापित होकर भाई भागना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी रोजी रोटी जो होती है घर द्वार सब उसमें डूबने के तराई क्षेत्र में चले जाते हैं डूबने के, तो इसलिए उनको हटना पड़ता है। तो बांध आजकल प्राय बहुउद्देशीय योजनाओं के लिए जो निर्मित किए जा बहुउद्देशीय योजनाओं के तहत जो बांध बनाए जा रहे हैं, निर्मित किए जा रहे हैं, और बहुत विशाल कार बांध बनाए जा रहे हैं, और इससे क्या है विशाल भूखंड भू क्षेत्र जो है डूब जाते हैं, और डूबने के कारण जो है डूब जाते हैं, और फिर डूबे जाने की आशंका बनी रहती है। इस कारण जो है बृहद पैमाने पे लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है, वहाँ से जाना पड़ता है, हटना पड़ता है, और फिर अन्य जगह पुनर्वासित किया जाता है उनको। जैसे एग्जाम्पल आप टिहरी बांध सुने होंगे ना, टिहरी बांध के कारण पूरे टिहरी शहर का विस्थापन एक स्थान से दूसरे जगह ले जाके बसाया गया था, ठीक है। ये उसका उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से 9 नंबर भी। आइए प्रश्न नंबर 10 आपका देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 आपका, ये 10 नंबर प्रश्न कह रहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस राज्य में सकल घरेलू उत्पाद दर में अधिकतम वृद्धि हुई है ना। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा, इसी के दौरान कि किस राज्य में सकल घरेलू यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये उत्पाद में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो आपका ऑप्शन ए गुजरात राज्य कह रहा, ऑप्शन बी बिहार राज्य कह रहा, ऑप्शन सी पंजाब राज्य कह रहा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र
राज्य कह रहा। तो ये कौन सा राज्य इसमें आ जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का, आप लोग बताइएगा। तो ये कहना ग्रामीण पंचवर्षीय योजना के दौरान किस राज्य में सकल घरेलू उत्पाद दर में अधिकतम वृद्धि रही है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा घटते क्रम में, आप देखिएगा ये घटते क्रम आपका बिहार हो जाएगा, छत्तीसगढ़, फिर यूपी हो जाएगा, अगर इस तरह आप देखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी बिहार। मैंने बता दिया ना घटते क्रम में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को नोट करते चलिएगा ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका क्या प्रश्न नंबर 11, आपका क्या कह रहा प्रश्न उत्तर नंबर 11 नंबर प्रश्न कह रहा आपका, ये भी कथन कारण का प्रश्न है। ये तो कथन ए क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। कथन ए ये कह रहा है नगरीय भारत में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या अलग अलग एजेंसी के अनुसार अलग अलग है। एकदम ये सही कह रहा भाई, अलग अलग एजेंसी के अनुसार अलग अलग तो वो आंकड़े दिए ही होंगे। ऑप्शन ये आपका जो है अलग अलग है कह रहा। और तर्क आर क्या कह रहा है, ये तर्क आर आप लोग ध्यान दीजिए, तर्क आर कह रहा उनमें से सभी ने मलिन बस्तियों की परिभाषा करने में भिन्न भिन्न मानदंडों का अनुसरण किया है। ये भिन्न भिन्न मानदंडों का अनुसरण किया है, यही कह रहा। फिर कह रहा ये निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ये जो कूट इसी की सहायता सही उत्तर आपको चुनने कह रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग प्रश्न ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज होकर आप गलत कर देंगे, ठीक है। इसका आंसर तो ये ऑप्शन ए कह रहा। ये पहले प्रश्न देख लिया, आंसर खुद ही मिल जाएगा। कह रहा नगरीय भारत में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या अलग अलग है, संख्या अलग अलग है, ये बात सही है। फिर कारण जो तर्क जो दे रहा आपका ये तर्कार, ये कह रहा कि उनमें सभी ने मलिन बस्तियों की परिभाषा करने में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग मानदंडों के अनुसार दिया है। तो इस हिसाब से भाई भिन्न भिन्न दिया, तभी तो अलग अलग संख्या कर रखे हैं मलिन बस्तियों को। तो इसलिए ए आर दोनों सही है, रा की सही व्याख्या है इसमें, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या कह रहा है आपका, ध्यान दी, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ये तो ऑप्शन ए इसका ही पहला ऑप्शन ही सही हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका ऑप्शन ये गलत है। ये बी कह रहा है ना, आप लोग देखिए बी क्या कह रहा है, ए आर दोनों सही परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, तो व्याख्या करता तो ये गलत हो गया। ये सही, ये भी गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, आप लोग प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्तर नंबर 12 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम की बात कर रहा है, ज़्यादा मत चले जाइएगा आप लोग। तो आपका ऑप्शन ए हरियाणा कह रहा, ऑप्शन बी गुजरात कह रहा, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर कह रहा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश कह रहा। तो ये जनसंख्या से है, जनगणना से प्रश्न है 2011 की जनसंख्या। अगर आप अच्छे से पढ़ रखे होंगे तो इसका आंसर आप लोग गलत कर ही नहीं सकते, तो भन्न से मारेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की ये प्रश्न अनुसार जो आपका हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है इस प्रश्न अनुसार, क्योंकि आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में फिर उसके बाद आपका जो सिर्फ जम्मू कश्मीर जो आपका हिमाचल प्रदेश में 0.68 करोड़ जनसंख्या है और जम्मू एंड कश्मीर में आपका 1.25 करोड़ है। ऐसे नोट कर दे, मैं नोट कर देता हूँ आपका, तब क्लियर हो जाएगा आपका। हिमाचल प्रदेश में ये देखिए हिमाचल प्रदेश में कितना है, आप ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश का 0.68 करोड़ है, 0.68 करोड़ है, ठीक है। आपका जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, कितनी है, आप नोट करते चलिएगा, 1.225 करोड़ है, ये करोड़ है समझिए। और गुजरात में कितनी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या आपका गुजरात का आपका 6.03 करोड़ है, 6.03 करोड़ है। अब आपका हरियाणा में कितना है, ये हरियाणा में नोट कर लीजिएगा, हरियाणा में जो आपका है 2.53 करोड़ है, ये 2.53 करोड़ है, आप लोग ध्यान दीजिए, 3 है फ्रेंड्स, है ना। इस पर लिखते नहीं बनता फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग खुद ही देख रहे होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इस प्रश्न में कुछ था ही नहीं, कोई दम
ठीक है, तो जनसंख्या आंकड़े पे था, अगर आपको याद होगा तो सही करेंगे, नहीं तो गलत कर देते हैं उसको आप लोग, वो तो किसी से भी हो सकता था। तो आप लोग पढ़ के जाइएगा जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर में एक टॉपिक के रूप में है, ठीक है, जनसंख्या नगरीकरण जो है। तो आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 13, आइए देखते हैं क्या है। ऐसा नहीं है आपके सिलेबस के बाहर का प्रश्न है, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न है, तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, सिलेबस लेके ही पढ़ाई आप लोग किया करिए, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर आपका 13 क्या कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से यह किसका कथन है कि अपराध सामान्य व्यवहार है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोग गलत कर ही नहीं सकते। ऑप्शन ए क्या है, लोबेल ए जेकार कह रहा है, ऑप्शन बी डेविड हार्डीमैन, ऑप्शन सी अल्बर्ट ए कोहेन, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम। तो मुझे पता है आप लोग उत्तर दे चुके हैं पहले से। ऑप्शन डी देखिए आप लोगों का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम महोदय ही हैं। बहुत सही बात है, आंसर आपका सही है ये ऑप्शन डी। अपराध की बात जो आपको कौन करता है, इमाइल दुर्खीम महोदय ही तो करते हैं, क्योंकि अपराध कानून का उल्लंघन है, चाहे वो कोई कार्य कितना भी अनैतिक या गलत क्यों ना हो, किंतु अपराध नहीं कहलाता है। कब तक नहीं कहलाता है, जब तक अपराधी कानून में उसे अपराधी ना मान लिया जाए, कानून का उल्लंघन माना जाए, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि किसका कथन कि अपराध समान व्यवहार है, मतलब ये कहना है इमाइल दुर्खीम महोदय का, आप कोई भी अनैतिक कार्य करते हैं, कोई भी अपराध का काम करते हैं, जब तक आपका कानून के तहत आपको सज़ा ना दे दी जाए, कानून आपको साबित ना कर दिया जाए कि ये अपराध आपने किया है, इसका आप जो है आप अपराधी हैं, तो आपको अपराधी माना जाएगा। जब तक कानून आपको सज़ा नहीं देगा, अपराधी नहीं माना जाएगा। किसी भी चाहे आप अनैतिक कार्य कर रहे हो, चाहे नैतिक कार्य, अगर आप अनैतिक कार्य कर रहे हैं, जब तक आपको कानून सज़ा दे देता है, फिर वो मतलब न्यायालय द्वारा वो साबित हो जाता है, तब आप अपराधी हैं, अन्यथा आप अपराधी नहीं हैं। तो उसी के तहत ये अपराध समान व्यवहार है। इमाइल दुर्खीम इसका आंसर आप लोग ध्यान करके रखिए, क्योंकि समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम का कथन ही है कि अपराध समान व्यवहार है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया या होगा, ये प्रश्न नंबर 13 समझ में आ गया होगा, मेरा जहाँ तक उम्मीद था। मैं तो सोचता हूँ फ्रेंड्स आपके समझ में हर एक प्रश्न आ जाए, आपसे कोई प्रश्न ना बचे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग नहीं आता समझ में, तो क्लास 2 बार देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर किसी कारण ना आए तो आप लोग जो है फिर पुजारी आर्य सर तो जिंदाबाद हैं, आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके जो है क्वेश्चन पूछिए। मैं तो आपको बताऊँ सोशियोलॉजी से, ठीक है, आपके जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछिएगा, इधर उधर का नहीं, क्योंकि इधर उधर का अगर आप पूछते हैं तो यार ये लगने लगता है ना कि इसको क्या बताया जाए, सिलेबस में है नहीं, तो ये फालतू की चीज़ें नज़र आने। क्योंकि होता क्या है ना, अभी आपको जो पढ़ाई करनी है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, पॉजिटिव रिजल्ट पाना है। उसके बाद यार जब एक सिलेक्शन पा गए, पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, तो आप पूरी ज़िंदगी ना पढ़ते रहिए, जितना पढ़ना हो, ज्ञान प्राप्त करते रहिए। ज्ञान तो अथाह सागर है, ये जो है पूरी दुनिया ज्ञान का, कितना भी ज्ञान प्राप्त करती है। लेकिन अभी तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बंध के पढ़ाई करना है। उस अगर बंध के नहीं करेंगे ना, इधर उधर करेंगे तो भटक जाएंगे, तो फिर भटकते ही रहेंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे मेरा कहने का आशा। आइए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा। प्रश्न नंबर 14 फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये 14 नंबर प्रश्न कह रहा, आवयस्कों द्वारा की गई अवैध गतिविधियाँ, आवयस्क मतलब नाबालिगों द्वारा की गई अवैध गतिविधियाँ, आवयस्कों द्वारा की गई अवैध गतिविधियाँ हैं, क्या हैं आपका। ऑप्शन है संगठित अपराध, ऑप्शन बी करा असंगठित अपराध, ऑप्शन सी करा किशोर अपराध वृत्त, ऑप्शन डी करा पेशेवर अपराध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 14 का आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट करके चलिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये असंगठित अपराध, ठीक है। अब आप कहेंगे असंगठित अपराध कैसे हो जाएगा, क्योंकि आवयस्क ना नाबालिगों की बात कर रहा है ना, तो बाल अपराध की बात कर रहा है, नाबालिग मतलब बाल अपराध। क्योंकि कानून की दृष्टि में आप सभी को पता है, या नहीं पता हो तो पता हो जाना चाहिए, ठीक है, क्या कि कानून की दृष्टि में एक जो है खास आयु के बालक द्वारा जो समाज के रीति रिवाज प्रथाओं मान्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, उसको बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो ये आपका जुडिशियल एक्ट के अनुसार, मतलब जुडिशियल कानूनन जो है बाल अपराधियों की अधिकतम आयु जो है क्या रखी गई है, बताइए,
ये अधिकतम आयु बाल अपराधियों को जो रखी गई है वो लड़कों का 16 वर्ष और लड़कियों का 18 वर्ष रखा गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और बाल अपराधी की न्यूनतम आयु जो है मतलब सबसे कम उम्र क्या रखा गया है, 7 वर्ष रखा गया है। 7 वर्ष से अगर नीचे का बालक या बालिका अगर कोई अपराध करती है तो अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो अबोध में चला जाएगा। क्योंकि जो है ना 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया अपराध कोई अपराध नहीं माना जाएगा। जो आपकी ये है, क्या नाम है ये समाजशास्त्री सोशियोलॉजी, हार्वर्ड बेकर, ध्यान आ गया, हार्वर्ड बेकर ने बाल अपराध के 4 प्रकार बताए हैं। हार्वर्ड बेकर महोदय जो हैं ये आपके बाल अपराध के 4 प्रकार बताए हैं, आप नोट करते जाइएगा 4 प्रकार, ठीक है। 4 प्रकार क्या बताया उन्होंने, कहा है ऑप्शन जो इन्होंने नंबर 1 बता रखा है ये 4 में व्यक्तिगत अपराध, नोट कर लीजिएगा। और नंबर 2 इन्होंने बता रखा है आपके हार्वर्ड बेकर महोदय समूह द्वारा समेत बाल अपराध। ऑप्शन ये नंबर 3 बता रखा है, क्या नंबर 3 बता रखा है, संगठित बाल अपराध। और नंबर 4 इन्होंने बता रखा है, किसने बताया, हार्वर्ड बेकर महोदय के अनुसार है परिस्थित बस बाल अपराध, ठीक है, किसी परिस्थित बस बाल अपराध जो कर दिया जाता है। तो इसके बारे में विस्तार से बताने की जरूरत है नहीं, व्यक्तिगत बाल अपराध, समूह द्वारा समित बाल अपराध, संगठित बाल अपराध, परिस्थित बस बाल अपराध, इसके नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए और क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे तो हैं नहीं, बड़े बच्चे हैं, इसलिए जो है आपको ऐसे प्रश्न का आंसर गलत होने नहीं चाहिए, आने ही आना चाहिए। आप लोग पढ़ रहे हैं यार, आपको तो नहीं आएगा, किसको आएगा, ठीक है। आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। आप लोग जो है हमेशा जो है और हमेशा आप अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, ठीक है। अगर पढ़ते रहिए आप ये मान के चलिए आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। लेकिन जो नहीं पढ़ेगा तो फिर वो जान ही रहे अपने पैर में खुद बेचारा कुल्हाड़ी मार रहा है, ठीक है, वही कहावत है। तो और अगर बाद में फिर क्या होगा, वही है कि जब रिजल्ट आ जाएगा नहीं होगा, जो नहीं पढ़ाएगा बाद में पश्चाताप करेगा, बाद में पछताने कुछ होने वाला है। कहावत नहीं है, कहावत था जब किसी सुखा नहीं, आप लोग सब लोग जानते होंगे कहावत फ्रेंड, है ना। तो आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं आपका क्या है, प्रश्न उत्तर नंबर 15 ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित विद्वानों में किस समाजशास्त्री का सिद्धांत सही नहीं है। इसमें कह रहा है जो विद्वानों हैं, जो समाजशास्त्री का सिद्धांत किसका सही नहीं है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न नंबर 15 है अगर ध्यान नहीं देंगे तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये शास्त्रीय सिद्धांत देखिए जैथम बकरिया का बता रहा है, किसका, ऑप्शन ए है ना आपका, इस शास्त्रीय सिद्धांत जैथम बकरिया का बता रहा है, ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा। और ऑप्शन बी भौगोलिक सिद्धांत क्वेटलेट ग्वेरी मॉन्टेस्क्यू महोदय का बता रहा है, ठीक है, ये 2 राइटर हैं, इसमें आप लोग समझ जाइएगा। और प्रारूपवादी सिद्धांत लैम्ब्रोसो गैरोफेलो एनिरिको फेरी का बता रहा है, इसमें 3 राइटर है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से है, ठीक है। और समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो आपका ये ऑप्शन डी अल्फ्रेड सूज महोदय का बता रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नोट करते चलिएगा, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। क्या इसमें से ना प्रश्न करा विद्वानों ने समाजशास्त्री का सिद्धांत सही नहीं है, ये करा सही नहीं है जो, ठीक है, यानी कि इसमें 3 सही, एक कौन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन है शास्त्रीय सिद्धांत जैथम बकारिया का, ये तो सही, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी भौगोलिक सिद्धांत क्वेटलेट ग्वेरी मॉन्टेस्क्यू, ये भी सही आपका। ऑप्शन सी भी सही है प्रारूपवादी सिद्धांत लैम्ब्रोसो गैरोफेलो एनिरिको फेरी का महोदय का, ये जो है आपका सही है सी। तो ऑप्शन डी आपका जो है नहीं सही है, ये जो है समाजशास्त्री सिद्धांत जो है आपका अल्फ्रेड सूज महोदय का नहीं है, नोट कर लीजिएगा। फिर ये जो है समाजशास्त्री सिद्धांत आप सभी को पता है, अगर अल्फ्रेड सूज महोदय का नहीं है तो फिर किसका होगा, है ना। तो ये आपका सदरलैंड महोदय का है, किसका है आप लोग नोट करके रखिएगा। ये ऑप्शन डी जो है समाजशास्त्रीय सिद्धांत आपका सदरलैंड महोदय का है, नोट करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस पर लिखते नहीं बनता ना फ्रेंड, मैंने आपसे बताया ना सदरलैंड महोदय का है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आपका ये समझ में आ ही गया होगा मैं जहाँ तक जानता हूँ। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा, प्रश्न उत्तर नंबर 16 आपका ये कह रहा, प्रश्न नंबर 16 आपका निम्नलिखित में से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनकी भारतीय नोटों यानी कि रुपये पर हस्ताक्षर थे। ये प्रश्न लेटेस्ट है, एग्जाम में
पूछा जा सकता है, इनसे प्रश्न एग्जाम में आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिनकी भारतीय नोटों और रुपयों पर हस्ताक्षर है। तो आपका ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी बीपी सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको सभी को पता होना चाहिए। आपके जो है ऑप्शन प्रश्न नंबर 16 का सी हो जाएगा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न का ना निम्नलिखित में से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनकी भारतीय नोटों के रूप पर नोटों पर हस्ताक्षर थे, यानी साइन थे, सिग्नेचर थे, रुपये हुए। आप देखे होंगे ना जो गवर्नर आप साइन होता है नोटों पे, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर का साइन। तो ये क्योंकि जो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री से पहले वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री पहले आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। जब आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं तो इनके नोटों पे साइन तो रहेगा ही। आपको ये तो जानकारी होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ना ये बहुत टैलेंटेड जो है व्यक्तित्व के थे, धनी थे। ये जितने टैलेंटेड थे अर्थशास्त्री तो थे ही। ठीक है, ये आपका जो है जब भारत बहुत क्या कहते हैं बहुत बुरी स्थिति से आर्थिक रूप से गुजर रहा था, तब इन्होंने अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से पटरी पर लाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग, अब इनकी डेथ हुई ना अभी 26 का दिसंबर को, और मैंने बताया ना कि 26 दिसंबर को इनकी डेथ हुई है, और 26 सितंबर को इनकी डेथ वो जन्म हुआ था, यानी 26 सितंबर को ये जन्मे हैं और 26 दिसंबर को इनकी डेथ हुई थी। अब सोचिए एक ही डेट, यानी अर्थशास्त्री थे ना, इकोनॉमिक्स ना, एक कहते हैं ना अर्थशास्त्री है ना, एक अंक इधर ना एक अंक उधर, तो वैसे इनका जन्म भी इत्तेफाक से उसी तरह इनका एक ही डेट पे जन्म हुआ, एक ही डेट पे मृत्यु हुआ। ठीक है, तो अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आने वाले परीक्षाओं में प्रश्न जरूर आएंगे, आप लोग इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनके बारे में, इनकी जीवनी। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 ये कह रहा निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि विसामान्यता प्रकारात्मक हो सकती है। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि विसामान्यता प्रकारात्मक हो सकती है। तो ये किसका विचार है? ऑप्शन ए कह रहा है इमाइल दुर्खिम महोदय, ऑप्शन बी कह रहा है ए के कोहेन महोदय, ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो प्रश्न नंबर 17 आप लोग बताइएगा, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो प्रश्न कह रहा है विसमानता प्रकारात्मक हो सकती है, तो ये इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि आपका ऑप्शन सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ए बी दोनों लोग इसमें आ जाते हैं, दोनों लोग सही हैं। क्यों, कौन कौन दोनों लोग आ जाते हैं आप बताइए? आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों लोग आ जा रहे हैं, ये भी इमाइल दुर्खिम भी और आपका ए के कोहेन भी आ जाते हैं, क्योंकि विसमानता प्रकारात्मक और निश्चय आत्मक हो सकती है। यह विचार किसका है? इमाइल दुर्खिम का है, और ए कोहेन जो है ए कोहेन दोनों समाजशास्त्रियों का है। अब क्योंकि विसमानता मतलब आप जान रहे हैं ना, समाज के में जिसको रुग्ण यानी रोगी की भूमिका रुग्ण अवस्था कहा जाता है, तो रुग्ण अवस्था रोगी की भूमिका आपका इन्हीं का है, इमाइल दुर्खिम और कोहेन महोदय। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बनता है, ये रुग्ण भूमिका जो, क्योंकि ये जब क्या कहाँ से का मार्क्स द्वारा अलगाववाद यानी कि एलिनेशन की, दुर्खिम द्वारा आदर्श विहीनता की यानी कि आर्मिक की, जबकि मर्टन द्वारा विचलन की, डिवाइनी की अवधारणा दी गई है। और विचलन की जो बात सर्वप्रथम आपके कौन करता है विचलन का? याद करिए, रॉबर्ट मर्टन महोदय करते हैं विचलन की बात कि, और ये जो इनकी पुस्तक है रॉबर्ट महोदय की सोशल स्ट्रक्चर, क्या है? सोशल स्ट्रक्चर में ये विचलन का तात्पर्य समाज के नियमों व मानकों के अनुरूप आचरण न करना माना जाता है। विचलन मतलब जो आप जो विचलन वहाँ से भटक जाएं, जो है मतलब समाज के जो नियम कानून जो कायदे बनाए गए हैं उसके अनुसार आप आचरण नहीं कर रहे हैं, उसके विरुद्ध कर रहे हैं समाज के नियम कानून के। ठीक है, उसी को विचलन यानी हट के चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। 17 नंबर भी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 फ्रेंड्स, ये 18 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि शिकागो संप्रदाय यानी शिकागो स्कूल भी कहते हैं इसको, शिकागो संप्रदाय ने विसमानता का अर्थ आप समझ ही गए होंगे, समस्या के समाधान का अध्ययन किस एक दृष्टिकोण से किया है। तो आपका ऑप्शन ए परिस्थितिकीय दृष्टिकोण से, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ऑप्शन सी आर्थिक दृष्टिकोण से, ऑप्शन डी जनसंख्यिकीय दृष्टिकोण से।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। इसका आंसर प्रश्न नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से हो जाएगा। नोट करते हुए चलिएगा, ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ये प्रश्न 18 का क्या है, पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से, क्योंकि ये जो शिकागो स्कूल के विषमानता की समस्या के समाधान का अध्ययन पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से किया गया है। ये आपके जो भूगोलवादी सिद्धांत है, यह सिद्धांत अपराध को भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम मानता है, भौगोलिक परिस्थितियों के नहीं। और इसके प्रेरणा आपके जो रहे हैं आप नोट कर लीजिएगा, क्विलेट तथा ग्वेरी। ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा। भौगोलिक परिस्थिति के जो प्रेरणा रहे हैं क्विलेट तथा ग्वेरी। ये प्रश्न बन चुका है, ठीक है, और बन सकता भी है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार जलवायु ऋतुएं प्रतिकूल प्राकृतिक शक्तियों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है, जलवायु ऋतुएं यानी कि इन्वायरमेंट को, मानसून को, ठीक है, और प्रतिकूल प्राकृतिक शक्तियों को यानी प्राकृतिक आपदा को इसका जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न 18 भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है कि बहुसंस्कृतवाद का संबंध किससे है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है बहुसंस्कृतवाद का संबंध किससे है। तो ये ऑप्शन ए कह रहा है संस्कृतियों के संबंध में अधिगामी निर्णय से बता रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत। ऑप्शन सी कह रहा है सभी संस्कृतियाँ समान हैं। क्या कह रहा है ये, सभी संस्कृतियाँ समान हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कुछ संस्कृतियाँ अधिक प्रमुख हैं। तो बहुसंस्कृतवाद का संबंध किससे, तो बहुसंस्कृतवाद, बहु माने अधिक, आप समझ जाइए आंसर इसका गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है सभी संस्कृतियाँ समान हैं, तो सभी संस्कृतियाँ समान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। नोट करते हुए चलिएगा, ये ऑप्शन सी। ठीक है, आप लोग ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न गलत मत करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर गलत कर देंगे कॉमन सेंस का तो बाहर हो जाएंगे एग्जाम से। क्योंकि बहुसंस्कृतवाद भारतीय समाज एवं संस्कृत मानव समाज की एक अमूल्य निधि के रूप में देखा जाता है। ये इसमें ये है कि अगर संसार की कोई संस्कृत अमर कही जा सकती है तो वह निस्संदेह भारतीय संस्कृत को ही माना जाता है अमर के रूप में। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग होते हैं ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न संस्कृत कल्चर को अपनाने वाले होते हैं। ठीक है, विभिन्न इनका खान पान, रहन सहन, कल्चर, उठना बैठना सब अलग अलग प्रकार के होता है। इनका पहनावा ओढ़ावा, जैसे यूपी में कुछ बोलचाल है, भाषा कोई भाषा बोली, पंजाब में कुछ है, हरियाणा में कुछ है, तमिल में कुछ है। ठीक है, तो इसलिए कहा नहीं जाता कि ये भारत जो है विभिन्नताओं का देश है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सभी संस्कृतियों को समान है, भारत में सभी संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, प्रश्न नंबर 19 भी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 आपका क्या कह रहा है। ये 20 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपराधियों की चर्चा सदरलैंड, ये सदरलैंड महोदय ने अपनी प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में किया है। कौन सा, ये प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में। तो ऐसे प्रश्न आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, तुरंत आंसर मार देंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ए निम्न वर्ग के अपराधी की बात कर रहे हैं, ऑप्शन बी सफ़ेदपोश अपराधी, ऑप्शन सी आर्थिक अपराधी, ऑप्शन डी राजनीतिक अपराधी। तो इसका आंसर आप लोग अगर गलत करते हैं तो सीधे सीधे इजी प्रश्नों में गिना जाता है, तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो आंसर इसका सफ़ेदपोश अपराधी हो जाएगा। ठीक है, सफ़ेदपोश अपराधी क्या होते हैं आप लोग जान ही रहे हैं, ये बड़े बड़े अपराधी होते हैं। बड़े अपराधी आजकल जो है, जिसको ये आपको इसमें कौन शामिल होता है, इसमें नेता है, अधिकारी है। ठीक है, बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, व्यापारी हैं। ठीक है, इसको को आपको सदरलैंड महोदय जो है क्या कहें, सफ़ेदपोश अपराधी। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है आपका। क्योंकि ये सफ़ेदपोश अपराध आपको सदरलैंड के अधाड़ा आप जान ही गए वो। ठीक है, अब ये प्रश्न नंबर 21 आइए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ये अरे कहाँ जा रहा हो, थोड़ा सिस्टम मेरा गड़बड़ है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, सही हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 21 आपका क्या कह रहा है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्त्रीकरण का रूप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित अस्थिरीकरण का रूप देखने को मिलता है। प्रश्न कह रहा, तो ऑप्शन ए कह रहा वर्ग व्यवस्था में, ऑप्शन बी कह रहा जात व्यवस्था में, ऑप्शन सी कह रहा आपका आश्रम व्यवस्था में, ऑप्शन डी कह रहा संयुक्त परिवार व्यवस्था में। तो ऐसे प्रश्न अगर आप गलत करेंगे ना तो एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। ये सब जो है ये प्रश्न देखिए आपका यूपी पीजीटी 2010 में पूछा जा चुका और ये सब प्रश्न पूछे जाने की संभावना जरूर है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ऑप्शन सी क्या कह रहा, आश्रम व्यवस्था में। ठीक है, नोट करते चलिएगा, ऑप्शन सी कह रहा है, क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित अस्थिरीकरण का रूप देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, आश्रम व्यवस्था, क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था की जो ना जो प्रतिष्ठा, जो प्रभाव, जो शक्ति, जो संपत्ति, जो सुविधा आदि की भिन्नता के आधार पर इसकी भूमिकाओं के जो अपेक्षाकृत स्थायी श्रेणीबद्ध को सामाजिक अस्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सामाजिक का प्रक्रिया जो आधारित है किस पे है, जो है व्यक्तियों का वर्ग, जात, प्रजात, लिंग जैसे श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा चुका है तथा भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो है जन्म पर आधारित होता है। अस्थिरीकरण जात व्यवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, आपको मैंने बता ही दिया ना भारतीय समाज व्यवस्था के ना, और ये क्या है क्या आश्रम व्यवस्था, क्योंकि यहाँ तो बंटवारा ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आप जान ही रहे हैं जो है ऋग्वेद के अनुसार। तो ये इसको आपको ऐसे प्रश्नों को इसमें आश्रम व्यवस्था क्या है आप जान ही रहे हैं, 4 आश्रम व्यवस्था के बारे में जो बता रखा गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा विस्तार करेंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा तो प्रश्न छूटने की संभावना हो जाती है। ये देखिए पहले क्या हो गया फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा, मैं प्रश्न करा के ही छोड़ूंगा आप लोगों का। ठीक है, आप लोग ये कहीं जाइएगा मत। ये देखिए प्रश्न मैं आप लोगों का करा के ही छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा सिस्टम थोड़ा भले गड़बड़ है लेकिन मैं तो सही हूँ, है ना। तो प्रश्न नंबर 21 हो गया ना आपका ये। तो अगर अच्छा प्रश्न नंबर आपका 22 आ गया, ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 22 अब आपका आ गया। ये प्रश्न नंबर 22 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा आपका, ये नोट करके चलिए कि व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है, किस पे होता है, आपका ऑप्शन ए उसके व्यवसाय द्वारा होता है, ऑप्शन बी करा उसके जन्म द्वारा होता है, ऑप्शन सी करा उसकी जाति द्वारा होता है, ऑप्शन डी करा उसकी सामाजिक परिस्थिति द्वारा होता है। क्या, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण। तो आप लोग इसका आंसर गलत कर ही नहीं थे, तो वर्ग का निर्धारण आप लोग जान ही रहे हैं, तो उसके व्यवसाय से होता है जो है। ठीक है, ना कि यहाँ जात की बात कर रहा थे तो वर्ग की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आप, क्योंकि सामाजिक वर्ग समाज में आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का समूह है, आपको पता है। और समाजशास्त्रियों ने, राजनीतिक वैज्ञानिक, अर्थशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने, सामाजिक इतिहासकारों आदि के लिए वर्ग एक आवश्यक कारक के रूप में ये लोग देखते हैं। कौन, अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, मानवशास्त्री, ठीक है, राजनीतिक वैज्ञानिक, सभी लोग। तो व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण जो है उसके व्यवसाय द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 भी समझ गए होंगे, थोड़ा जल्दी चलते हैं, देखते हैं टाइम कितना हो गया। टाइम अच्छा ठीक है, अभी तो बहुत नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा, तो देखते हैं ये प्रश्न करते हैं। आइए प्रश्न नंबर क्या है, 23 करा कि जनजातियों को प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए और उनके उत्पादों के लिए यथोचित मूल्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया है। अच्छा, ये संस्था की बात कर रहा है। ये देखिए प्रश्न नंबर 23, ये आपका ये 23 नंबर प्रश्न ना आपका यूपी पीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। ये जो ठीक है, जो जनजातियों को प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से, यानी प्राइवेट व्यापारियों को बात कर रहा है शोषण बचाने के लिए, उनके उत्पादों के लिए यथोचित मूल्य क्या है, यथोचित मूल्य प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा ये संस्था TRIFED, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कह रहा NSFDC, ऑप्शन सी कह रहा SCP, ऑप्शन डी कह रहा ITDP। तो इसको आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है, ये TRIFED, क्योंकि भारतीय जनजातीय को जो है ये प्राइवेट व्यापारियों से शोषण से बचाने के लिए ये सहकारी विपणन विकास संघ जो है इसको कहा जाता है हिंदी में आपका
TRIFED को सहकारी, ठीक है, इस पर लिखते नहीं बनता, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, सहकारी विपणन विकास संघ की स्थापना जो है भारत सरकार ने 1987 में किया था, जिसमें ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य, इसी को देखिए, इसका होगा ट्राइफेड, इसको TRIFED को ट्राइफेड कहा जाएगा। मुख्य उद्देश्य आदिवासियों का सहयोग करना था, उनको लोकतांत्रिक तरीके से स्व सहायता में शामिल करना था और उनको जो है इसमें आर्थिक रूप से मदद करना था, ठीक है। इन जो है बिचौलियों से, मतलब जो प्राइवेट व्यापारी थे जो ठग रूप में कार्य करते हैं, उनसे बचाया जाना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आप लोगों के बीच। अगला प्रश्न नंबर ये 23 आपका, ये सॉरी फ्रेंड, प्रश्न नंबर ये 24 आ गया आपका ना, प्रश्न नंबर 24। ये कह रहा है वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, जो वर्ण शब्द है, ये वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन ए कह रहा ऋग्वेद में, ऑप्शन बी कह रहा पुराणों में, ठीक है, और ऑप्शन सी कह रहा उपनिषदों में, ऑप्शन डी कह रहा स्मृतियों में। तो वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो इसका आंसर अगर आप लोग पढ़े ना हो तो थोड़ी मार पाएंगे, तुक्का तो गलती कर देंगे ना। तो वर्ण शब्द का प्रयोग आपका ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये प्रश्न आपका देखिए यूपी PGT 2005 और 2010 में पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद में, ठीक है। वर्ण शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? आपके ऋग्वेद में। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा इस चीज़ को सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि इसका जो ऋग्वेद में किया गया है, इसकी रचना 4000 ईसा पूर्व माना जाता है ना, ऋग्वेद की रचना, ठीक है। क्योंकि वैदिक काल में इन वर्गों में आपसी वैवाहिक, खान पान या अन्य सामाजिक सहवास संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं माना जाता है, ठीक है, तो इसलिए वर्ण के रूप में देखा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 25। ये 25 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपद विवाह का प्रचलन नहीं है? निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपद विवाह का प्रचलन नहीं है, यानी कि एक में नहीं बाकी सभी में बहुपद विवाह का प्रचलन। बहुपति मतलब जानना है ना, बहुपति यानी कि एक पत्नी के कई पति हों, बहुपति, ठीक है, एक पत्नी हो उसके कई पति होते हैं, ठीक है। तो ये प्रथा किस जनजाति में नहीं पाई जाती कह रहा, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है टोडा जनजात, ऑप्शन बी कोटा जनजात, ऑप्शन सी नायर जनजात, ऑप्शन डी गोंड जनजात, ठीक है। तो ये 25 का क्या हो जाएगा, किसमें नहीं पाई जाती? तो ये गोंड जनजात, जो ऑप्शन डी है आपका, गोंड जनजात में ये प्रथा नहीं पाई जाती है, आप नोट करके चलिएगा। बाकी आपका ये प्रथा जो है बहुपति वाला टोडा कोटा नायर जनजात में पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि विवाह ये इसको जो है एक चीज़ और कहा जाता है, नोट करके, भातृक बहुपत विवाह, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपस में जो सभी भाई होते हैं कि एक पत्नी से मतलब एक औरत से शादी करते हैं, तो उसी का जो है सभी भाइयों से संबंध होता है, तो इसको भी बहुपत विवाह कहते हैं। ये जो है इस प्रकार का विवाह आपका खस, नायर, कोटा और टोडा जनजातियों में पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, खस जनजात, नायर जनजात, कोटा और टोडा जनजातियों में पाया जाता है, ठीक है। और एक होता आभ्रातृक विवाह, जिसमें जो है क्या कहते हैं, सब भाई नहीं होते, एक पत्नी होती है, लेकिन उससे जो है कई लोगों का संबंध होता है। तो ये जो है टोडा कोटा और नायर के प्रमुख जनजाति में इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये जो आवश्यक नहीं होता कि सभी पति आपस में भाई हों इसमें, ठीक है। तो अलग अलग मतलब लोग भी हो सकते हैं एक पत्नी के कई पति, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार का गोंड जनजाति में ये बहुपत्नी विवाह का प्रथा पाई जाती है। नोट कर लीजिएगा, ये इसमें एक पुरुष होता है, उससे कई स्त्री जो है कई ये जो है एक स्त्री से कई पुरुष विवाह किए रहते हैं, ठीक है। इसमें एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसमें गोंड जनजाति में ये आवर्तक बहुपति होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 26 आपका, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 26 है ये कह रहा है कि सामाजिक स्थिरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है या किस विद्वान से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है सामाजिक स्थिरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है या किस विद्वान से संबंधित है। अच्छा, तो ऑप्शन ए कह रहा है गेहार्ड लेंस्की, ये क्या कह रहा है, ऑप्शन ए गेहार्ड लेंस्की,
महोदय, ऑप्शन बी कह रहा आर के मर्टन, ऑप्शन सी कह रहा किंग्सले डेविस, ऑप्शन डी कह रहा लुइस ए कोजर महोदय हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सामाजिक अस्थिरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है। यह जो है किस विद्वान से संबंधित है, आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 26 है ये। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किंग्सले डेविस महोदय ने ये कह रखा है। ठीक है, इसको नोट करके चलिएगा, किंग्सले डेविस महोदय। आप लोग मिस्टेक मत करिएगा ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, क्योंकि किंग्सले डेविस जो हैं और आपके एक और समाजशास्त्री हैं विल्फ्रेड मूर महोदय, ये भी जो है समाज को वर्गहीन नहीं मानते हैं। ठीक है, ये सभी समाज में संस्करण पाया जाता है, इनका कहना है दोनों को। तो क्योंकि सभी समाजों में अस्थिरीकरण इसलिए पाया जाता है, कहते हैं क्योंकि प्रत्येक समाज या अनुभवकर्ता की सामाजिक संरचना में व्यक्तियों का कोई ना कोई स्थान निश्चित होना चाहिए। विभिन्न पदों को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरणा दी जानी चाहिए। ठीक है, ये किंग्सले डेविस और आपके विल्फ्रेड मूर महोदय की अवधारणा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 27। इस 27 नंबर प्रश्न कर रहा कि ध्यान दीजिए, नोट करते हुए चलिए आप लोग। होकार्ट तथा सेनाट, ये देखिए होकार्ट तथा सेनाट जात के उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित हैं। होकार्ट तथा सेनाट महोदय जात के उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन बी कह रहा धार्मिक सिद्धांत, ऑप्शन सी कह रहा राजनीतिक सिद्धांत और ऑप्शन डी कह रहा व्यावसायिक सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 27 का आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, नोट करते हुए चलिए, ये धार्मिक सिद्धांत। होकार्ट और सेनाट महोदय जो है धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि जो आपके होकार्ट एवं सेनाट महोदय जात की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत से जुड़े हुए मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका एक वो है नेशफील्ड व्यावसायिक सिद्धांत से, आप जान रहे हैं नेशफील्ड सिद्धांत जो घुरिये राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। जो होकार्ट एवं सेनाट जात की उत्पत्ति में धर्म को प्रमुख मानते हैं। तो जो आपके होकार्ट महोदय हैं, ये धार्मिक क्रियाओं यानी कि कर्मकांड जिसको कहते हैं के कारण ही जात का जो है प्रमुख रूप से इसका उद्गम स्थान मानते हैं। और सेनाट महोदय पारिवारिक पूजा तथा कुल देवता को जो चढ़ाए जाने वाले थे ना, उसको ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। पहले देखे होंगे ना, गांव के देहात में आपके कुल देवता पारिवारिक देवता होते हैं, घर में देवता, हर घर में देवता रहता है। लेकिन अब पढ़ा लिखा शिक्षित समाज हुआ, भारतीय संविधान हुआ, लोगों की सोच बदली, लोग वैज्ञानिक सोच डेवलप किए, धीरे धीरे सारी चीज़ें खत्म होती गई, लोगों का ज्ञान का जब विकास हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये प्रश्न नंबर 18, ये प्रश्न नंबर 18 आपका कह रहा है जनजातियों के संवैधानिक, क्या कह रहा है, जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी होता है ये। ठीक है, अच्छा, जनजातियों के संवैधानिक रूप से उनके हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम अधिकारी, सबसे उच्च अधिकारी होता है, वो कौन होता है, ये कह रहा प्रश्न। तो ऑप्शन ए कह रहा है जनजातीय विकास अधिकारी, ऑप्शन बी कह रहा अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात आयुक्त, ऑप्शन सी कह रहा है जनजातीय कल्याण अधिकारी, ऑप्शन डी कह रहा है जनजातीय प्रशासक। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात आयुक्त होता है, यानी कि कमिश्नर होता है, जिसको आयुक्त कमिश्नर कहते हैं, अनुसूचित जनजात आयुक्त। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु अलग अलग विभागों की जो स्थापना की गई है भारतीय संविधान के तहत, जान ही रहे हैं। तो इसके अलावा जो इसमें अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए जो कल्याणकारी कार्यों को लागू किया जाता है समय समय पर, जो इसकी जाँच जो करता है वो कौन, एक विशेष अधिकारी करता है, जिसको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को कमिश्नर के रूप में जाना जाता है, यानी कि आयुक्त के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका, प्रश्न नंबर
29 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है हट्टन के अनुसार जाति का कार्य है। कौन ये? प्रश्न नंबर 29 ये हट्टन महोदय हैं। हट्टन महोदय के अनुसार कह रहा है जाति का कार्य है, क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, ये कह रहे हैं जाति का कार्य है। ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना हट्टन महोदय के अनुसार। ऑप्शन बी कह रहा है सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना। ऑप्शन सी कह रहा है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन डी कह रहा है भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, प्रश्न नंबर 29 का आंसर। तो इसका आंसर आप लोग गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है बहुत पहले यूपी पीजीटी के 2005 में। तो ठीक है, तो इसका आप लोग पेपर तो सॉल्व करते ही होंगे, तो ऐसे प्रश्न तो आप लोगों को मिलते ही होंगे ना। तो ये पीजीटी वाले ध्यान दें, खासकर पीजीटी वाले ऐसे प्रश्नों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना। ये नोट कर लीजिए, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका प्रश्न नंबर 20, ये प्रश्न नंबर 30 आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 यानी 30 नंबर प्रश्न आ गया आपका। ये कह रहा है 30 नंबर प्रश्न जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है या कथन है, यानी कि जो जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है या कथन किसका है कह रहा। तो ऑप्शन ए कह रहा जीएस घुरिये महोदय, ऑप्शन बी कह रहा आंद्रे बेंते महोदय, ऑप्शन सी कह रहा मैकी मैरियट महोदय, ऑप्शन डी कह रहा एम.एन. श्रीनिवासन। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आप जान ही रहे हैं गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए गोविंद सदाशिव घुरिये यानी कि जीएस घुरिये महोदय, ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट करते हुए चलिए। ठीक है, एक भी प्रश्न आप लोग छोड़िएगा मत, सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न करते जाइएगा। ठीक है, और मैं आपको प्रश्न इसलिए इस तरह बताता हूँ ताकि आपका जो है, अगर आप क्लास देखने के समय ना हो, क्लास लगा के रख दीजिए तो भी आपको ये प्रश्न समझ में आ जाए। केवल सुनते रहिए, आपकी जो है तैयारी 70% 60-70% हो जाए, केवल सुनने से ही। अगर आप लोग देख लेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, समय निकाल के। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 प्रश्न नंबर क्या कह रहा, प्रश्न नंबर 31। ठीक है, ये कह रहा गोल गधेड़ो। देखिए गोल गधेड़ो नृत्य है, जान रहे होंगे आप लोग गोल गधेड़ो क्या है। ठीक है, जो लोग पढ़े हैं जान रहे हैं गोल गधेड़ो नृत्य क्या होता है, कि जनजातीय समुदाय से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए करा खरिया समुदाय, ऑप्शन बी भील समुदाय, ऑप्शन सी नायर समुदाय, ऑप्शन डी टोडा समुदाय, यानी कि जनजातियों है। एक गोल गधेड़ो नृत्य जो है जनजातियों में विवाह को लेके जो है मनाया जाता है। गोल गधेड़ो नृत्य शादी विवाह को लेके। आपको मैंने हिट दे दिया, अब तो आप इसका आंसर सही कर ही देंगे। ठीक है, गलत करेंगे नहीं। गोल गधेड़ो नृत्य, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये भील जातियों में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, गोल गधेड़ो नृत्य शादी को लेके। इसमें क्या होता है ना, एक खंबा बीच में गाड़ा जाता है, उसमें भेली गुड़ सब मतलब बांध दिए रहते हैं, उसके चारों तरफ लड़कियां खड़ी रहती हैं, लड़कियां नृत्य करती हैं, और जो शादी के लिए जो लड़कियां होती हैं वो खड़ी होती हैं, जो उम्र शादी की उम्र जिनकी हो जाती है, और चारों ओर जिनके साथ जो लड़के होते हैं अविवाहित जिनकी शादी की उम्र हो जाती है वो भी खड़े रहते हैं बाहर, और ये लोग एक गोले के अंदर खड़े रहते हैं, और इनको लड़कों को जो है वो गुड़ जो भेली बांधा रहता है उसमें से तोड़ के ला के खाना रहता है। जो पहले से तोड़ के ले आएगा वो सबसे पहले उन लड़कियों में से अपना मनपसंद लड़की से शादी करेगा, उन जो लड़कियां रहेंगी सब उसमें से चुनेगा। ठीक है, तो ये इसी को गोल गधेड़ू नृत्य कहते हैं, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है आपका प्रश्नोत्तर नंबर 33। ये प्रश्न नंबर 33 आपका कह रहा कि सामाजिक अस्थिरीकरण अध्ययन है। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है सामाजिक अस्थिरीकरण अध्ययन है, किसका अध्ययन है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा सामाजिक समस्याओं का, ऑप्शन बी कह रहा सामाजिक अन्याय का, ऑप्शन सी कह रहा सामाजिक असमानताओं का, ऑप्शन डी कह रहा सामाजिक विघटन का। ठीक है, तो 33 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका सामाजिक असमानताओं का हो जाएगा। 33 का आंसर सामाजिक अस्थिरीकरण का अध्ययन क्या है, सामाजिक असमानताओं का है। तो इसका आंसर सामाजिक असमानताओं का, ये आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नोट करते हुए चलिए आप लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आइए प्रश्न नंबर
34 देखते हैं ये क्या कह रहा है आपका। ये 34 कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 34 कि सामाजिक अस्थिरीकरण का आधार किसे माना जाता है। तो आपका वर्ण को, आपका ऑप्शन बी जात को, ऑप्शन सी शक्ति को, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को। सामाजिक अस्थिरीकरण का आधार किसे माना जाता है। तो ऐसे प्रश्न तो गलत होने नहीं चाहिए क्योंकि इसका आंसर ही ऐसा है, ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आप लोग ध्यान दीजिए, इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्योंकि ये जो सामाजिक शक्ति की बात, सामाजिक अस्थिरीकरण की बात कर रहा है ना, तो इसका आधार किसे माना जाता है, तो वर्ण को भी माना जाता है, जात को, शक्ति को भी माना जाता है। तो इस प्रकार उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 35 ध्यान दीजिएगा, नोट करते हुए चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन ए करा परंपरागत सिद्धांत, ऑप्शन बी करा व्यवसायिक सिद्धांत, ऑप्शन सी करा उद्विकासीय सिद्धांत, ऑप्शन डी करा उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, तो उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी ये सही आंसर है, नोट कर लीजिएगा इसको भी आप लोग, क्योंकि ये बाकी आपका परंपरागत और व्यवसायिक और उद्विकासीय सिद्धांत तो है ही है। ठीक है, क्योंकि ये जात की उत्पत्ति संबंधी जो प्रमुख सिद्धांत है, ये परंपरागत सिद्धांत, प्रजातांत्रिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, व्यवसायिक सिद्धांत, ब्राह्मणों की चतुर्युक्त का सिद्धांत, या राजनीतिकरण सिद्धांत, या आदिम संस्कृत का सिद्धांत, बहुपारक का सिद्धांत, ये सब आते हैं जितना मैंने बताया है। ठीक है, आपका उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत को छोड़कर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है, देखते हैं। आइए 36 आपका प्रश्न कह रहा है, अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादार को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों का गलत होने नहीं चाहिए, ये सब रिपीटेड प्रश्न बार बार पूछे गए प्रश्न एग्जाम में है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है जातिवाद, ऑप्शन बी क्षेत्रवाद, ऑप्शन सी संप्रदायवाद, ऑप्शन डी भाषावाद। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाद। ठीक है, ये प्रश्न पिछले क्लास में बताया जा चुका है आपको विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो इसलिए जातिवाद आपको क्या है आप लोग खुद ही जानते हैं, क्योंकि आप लोग सोशियोलॉजी के छात्र हैं, तो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो सोशियोलॉजी में बार बार पढ़ रहे हैं और समाज का अध्ययन भी आप लोग कर रहे हैं, तो देख ही रहे हैं जातिवाद क्या है ना। जब आप लोग जो है मतलब आप लोग हम लोग जब अपनी जात के प्रति ज़्यादा वफादारी करने लगते हैं, दूसरों को तौहीन से देखने लगते हैं ना, तो उसी को जातिवाद कहते हैं ना। कि जब हम ये कहते हैं हमारी जात श्रेष्ठ है, हम सबसे ऊँचे हैं, सबसे ये हैं, निम्न जात मतलब दूसरे जातियों को हे दृष्टि से देखने लगते हैं, तो उसी को जातिवाद कहते हैं। ठीक है, अपनी ही हित देखते हैं, अपना ही स्वार्थ देखते हैं, दूसरे का नहीं देखते, तो जातिवाद कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आज आपका कितना प्रश्न था, 36 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला थी जो समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोग इस क्लास को मिस ना कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। जिसका भी एग्ज़ाम आपका लेटेस्ट लगा हुआ है, आपका चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो और पीजीटी का हो, तो आप लोग अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आपका है तो इस क्लास को ज़रूर देखिए, क्लास को मिस ना करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। आपका आने वाला नया साल जो है सुखमय हो, आपका अच्छे से बीते, आपका जो टारगेट हो, जो लक्ष्य हो, आप सब प्राप्त करें। ठीक है, अपने लक्ष्य को फोकस करते हुए पढ़ाई करिए जो है। इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। आपकी मुलाकात होगी अगली क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी